देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और आप उसके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या भूमिका होती है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ? हालांकि देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को और तमाम तरह के नारे देने वाले अनुराग ठाकुर जो आपकी पार्टी के सांसद हैं, मुसलमानों को खुलेआम इस तरह की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। आप इल्ज़ाम सपा बसपा पे लगाते हैं। मुसलमान इस देश की आज़ादी में फांसी के फंदों पर झूला, अनगिनत तलवारों का वो शिकार हुआ, तोप के मुहाने पे बांध करके चीथड़े उड़ा दिए गए। कितना सबूत देना पड़ेगा मुसलमानों को बीजेपी? इसीलिए समझना होगा क्योंकि इतना सब होने के बाद भी मुसलमान अपने आप को अलग थलग समझता है। दिल्ली चुनाव में कहते हैं कि सड़कें बनवा देंगे प्रियंका गांधी के गाल जैसी। लेकिन एक बात बताएं, एक करंट सीएम को कहते हैं कि तुमने अपना बाप बदल दिया। बीजेपी अगर महिलाओं के सम्मान की बात करती तो ऐसे नेताओं पर लगाम क्यों नहीं लगाती? अगर बीजेपी का सांसद, उसकी निगाह में मुसलमान अल्पसंख्यकों की ये हैसियत है तो बीजेपी किस मुंह से, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किस मुंह से अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में? अगर बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा। जब लालू जी ने कहा हेमा मालिनी के गाल से अच्छा बना देंगे, तब महिलाओं का अपमान नहीं था। लालू यादव ने एक गलती किया, दूसरी पार्टी आती है और महिलाओं के सम्मान का बात करके मैदान में उतरती है, महिलाओं के लिए तमाम दावे करती है। तो क्या आप लालू जी ने अतीत में गलती किया है तो भविष्य में हम भी करेंगे, इस नीति पे चलना चाहते हैं? साथियों नमस्कार। इस वक्त आजमगढ़ जिले के सर्किट हाउस में हैं और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब। तो इनसे ढेर सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इनका ये आजमगढ़ का दौरा जो है उस किस उद्देश्य को लेकर के है और अल्पसंख्यक मोर्चे की भूमिका क्या है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। सर, पहले तो आपका आजमगढ़ की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आपका ये दौरा आजमगढ़ का किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलने का, उनकी बातों को समझने का, जो उनके सुझाव हैं उसको लेकर देश स्तर पर लागू करने का काम होता रहता है। उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। आज हमने कार्यकर्ता बैठक की है। इस प्रकार से आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। यहाँ भी लोकसभा में, विधानसभा में, स्थानीय निकाय चुनाव में कमल को खिलाना है। जो शासकीय योजनाएं हैं जिसको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की लागू की है, माननीय योगी जी ने जो लाभ के काम शुरू किए हैं वो भी आजमगढ़ वासियों को मिले। और जो यहाँ के सपा बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको चुनकर विकास के काम के लिए भेजा था यहाँ की जनता ने, वो सरकारी योजनाओं के बीच में दीवार बनकर उसको पहुँचने नहीं दे रहे हैं। उसके लिए हम संघर्ष करके, हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर, गली मोहल्लों तक जाकर, लोगों के घरों तक जाकर शासकीय योजनाओं को पहुँचाकर उनको लाभान्वित करें, इसके काम को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और आप उसके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या भूमिका होती है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की? भारतीय जनता पार्टी ने 7 मोर्चे बनाए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, एससी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, किसान मोर्चा है। हम अपने अपने वर्ग में जाकर, समुदाय में जाकर वहाँ की बारीक से बारीक चीज़ों का, खामियों का, उनके अंदर किस प्रकार से ताकत दी जाए जिससे उनका विकास हो, उसका अध्ययन करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उसको मजबूत करने का काम करते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा भी, जो अल्पसंख्यक समाज के हमारे लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे सिख हैं, चाहे जैन हैं, चाहे पारसी हैं, चाहे ईसाई हैं, इन सब लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा, सरकार उसकी योजनाएं पहुंचाने का काम निरंतर कर रही है और समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, इसका भी काम कर रही है। आप लोग चुनाव में खूब वोट वगैरह तो मांगते होंगे, तमाम जगहों पे जाकर कैंपेनिंग के दौरान आम जनता से क्या कहते हैं? देखिए, अब जो धुंध है वो छट रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया गया, भारतीय जनता पार्टी से विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज को और मुसलमानों को डराया गया, उनसे दूर रखा गया। कौन डराता है अल्पसंख्यक समाज के लोग? वोट के सौदागर। कौन है वोट के सौदागर? जो सपा बसपा कांग्रेस मुसलमानों के वोट को लेकर
पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जीतती है, पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री के पद हासिल करके मलाई खाती है, अपने परिवार का, अपने चमचों का विकास करती है, वही डराती है। हालांकि देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को और तमाम तरह के नारे देने वाले अनुराग ठाकुर जो आपकी पार्टी के सांसद हैं, मुसलमानों को खुलेआम इस तरह की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप इल्ज़ाम सपा बसपा पे लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये अफसोस है इस बात का, अगर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों की बात करती है तो सपा बसपा उसको मुसलमान से जोड़ती है। अगर भारतीय जनता पार्टी गद्दारों की बात करती है, मुसलमानों के समूह को देख करके, मैं चाहूँगा आप थोड़ा इधर आ जाएं, मुसलमानों के समूह को देख करके ये सारी बातें अनुराग ठाकुर कह रहे थे। मुसलमानों को ये समझना होगा कि मुसलमान देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों समझना होगा, ये बात क्यों समझना होगा? बीजेपी के नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों को ये मानना चाहिए कि इस देश के महत्वपूर्ण हिस्सा है? ऐसा आपको क्यों लगता है? इसलिए लगता है, ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्यों बीजेपी के नेता चाहते हैं कि ऐसा हो? मुसलमान इस देश की आज़ादी में फांसी के फंदों पर झूला, अनगिनत तलवारों का वो शिकार हुआ, तोप के मुहाने पे बांध करके चीथड़े उड़ा दिए गए। कितना सबूत देना पड़ेगा मुसलमानों को बीजेपी नेताओं को? इसीलिए समझना होगा क्योंकि इतना सब होने के बाद भी मुसलमान अपने आप को अलग थलग समझता है, और जिस प्रकार से सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने उनके जहन में एहसास से कमतरती डाल दी है, इसलिए उसको समझना होगा हम कब नहीं हैं। हम देश के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मुसलमानों ने अनेकों कुर्बानियां देकर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी, ये वही सरजमीन है जहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मान ने जन्म लिया। ये वही सरजमीन है कि आज उनको जो है नौशेरा का शेष के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने आप को शहीद कर हुए। तो ये हमारा इतिहास है। लेकिन आज चलिए, जो मुसलमान कमतरी के शिकार नहीं है, मैं उनकी बात कर लेता हूं। अमरोहा के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को बीजेपी के एक सांसद उस वक्त के सितंबर 2023 में भरी संसद में ओ कटवे, ओ मुल्ले, ओ भड़वे, ओ आतंकवादी कह करके बुलाते हैं। एक व्यक्ति एक मुस्लिम समाज का होते हुए वो चुनाव लड़ता है, उसकी शिक्षा दीक्षा बढ़िया होती है, चुनाव लड़ता है और क्षेत्र की जनता उसको अपना सांसद चुनती है। क्या इसीलिए कि बीजेपी का एक नेता सरेआम उसकी धज्जियाँ उड़ा दे, उसके समाज को इस तरह से अपमानित करे? देखिए, ये तो आपने सुना कि जो कहा गया, लेकिन आपने नहीं सुना कि किस प्रकार से दानिश अली ने उनको प्रोवोक किया कहने के लिए। वो षड्यंत्र किया उसके खिलाफ। उनको मालूम था कि जो विद्रोही जी हैं वो हाई टेम्परेचर के आदमी हैं, उनको अगर हम कुछ कहेंगे तो वो जरूर हमको रिएक्शन देंगे, उसको हम कैश कराएंगे। लेकिन इतने हाई टेम्पर के हैं साहब कि दिल्ली चुनाव में कहते हैं कि सड़कें बनवा देंगे प्रियंका गांधी के गाल जैसी। लेकिन एक बात बताएं, एक करंट सीएम को कहते हैं कि तुमने अपना बाप बदल दिया। बीजेपी अगर महिलाओं के सम्मान की बात करती तो ऐसे नेताओं पर लगाम क्यों नहीं लगाती? और जब ओम प्रकाश बिरला जी जो स्पीकर थे उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया, तो ऐसे लोगों को, ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स को पार्टी से बाहर करने के बजाय उनको और पदोन्नति दे करके राजस्थान के चुनाव में प्रभारी बना के भेज दिया जाता है। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा। अब आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, सवाल पे सवाल दागेंगे तो मैं जवाब कर दूंगा। जब वहाँ पर जो है मेरे जो सवाल है ना सर, मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी का सांसद, उसकी निगाह में मुसलमान अल्पसंख्यकों की ये हैसियत है, तो बीजेपी किस मुंह से, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किस मुंह से अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में? अगर बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा। बताएं सर। अब आप विदोड़ी की बात कर रहे थे, ना अकेले विदोड़ी भाजपा है, ना अकेले दानिश अंसारी मुसलमान है। विदोड़ी भाजपा की जरूर है, लेकिन भाजपा नहीं है पूरे। हमारे लिए भाजपा प्रधानमंत्री मोदी है। क्या कार्रवाई हुई? मोदी जी के मंच से प्रियंका गांधी के गाल बनाने वाली सड़क का स्टेटमेंट देते हैं। मोदी जी ने क्या कार्रवाई की? मुझे आप बोलने देंगे तो सवाल पूछे। कार्रवाई क्या? आप कह रहे हैं ना सर कि विदुड़ी पूरी भाजपा नहीं है, तो विदुड़ी के खिलाफ भाजपा ने क्या कार्रवाई की? आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा ना। बताइए। 2 मिनट शांत रहेंगे, मेरी भी सुन लें। बिल्कुल मैं शांत हूँ सर। नहीं तो फिर क्या फायदा होगा? नहीं बोलिए सर, बोलिए। जो ओम बिरला जी ने नोटिस दिया उसकी कॉपी आप देख लें। जो जवाब विदोड़ी ने दिया, जो सुनवाई हुई, जो जांच हुआ, इस जांच के हिसाब से जो उनको तंजीह दी गई थी, जो उनको ताकीद दी गई थी, जो उनको नसीहत दी गई थी, जो उनको बनता था हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अगर
दानिश अली की बदमाशी को एक पूरे मुसलमान पर जोड़ दिया जाए और विदोड़ी जी की बदमाशी को पूरे भाजपा पे जोड़ दिया जाए, तो ये वोट की राजनीति करके दो समाजों को बांटने का जो काम कांग्रेस सपा बसपा कर रही है, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। जो गलती करेगा उस गलती को वो सजा भुगतेगा। एक स्टेटमेंट किसी भी बीजेपी के बड़े नेता का दिखा दीजिए कि रमेश विधोड़ी ने जो कहा वो गलत है, अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो गलत है। क्या बात कर रहे हैं आप यार, आप अध्ययन करें। आप बताइए ना मुझे। उसी पल जब वो बोल रहे थे तो देश के सबसे बड़े नेता और अपने प्रदेश के सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह ने कहा ये ठीक नहीं है, आप बैठे। आप तो नहीं देखे कार्रवाई क्या हुई, आप तो नहीं देखे जो आपने कहा। सर कार्रवाई क्या हुई, आपने कहा जो कार्रवाई क्या हुई, आपने जो कहा उसका मैं जवाब दे रहा हूं। कौन नेता? राजनाथ से बड़ा कोई नेता है? राजनाथ जी ने कहा, कार्रवाई हुई, उसको नोटिस गया, उसने जवाब दिया, लेकिन जो दोनों लोगों ने किया था वो दोनों पे कार्रवाई होगी ना, उसकी जांच हुई। अब आप कार्रवाई क्या हुई आप चल के देखें, संसद भवन से मैं निकाल दूंगा। आप अगर कोई विदोड़ी जी कहते हैं तो उसको हाईलाइट करते हैं। जब लालू जी ने कहा हेमा मालिनी के गाल से अच्छा बना देंगे, तब महिलाओं का अपमान नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लालू यादव ने एक गलती किया, दूसरी पार्टी आती है और महिलाओं के सम्मान का बात करके मैदान में उतरती है, महिलाओं के लिए तमाम दावे करती है। तो क्या आप लालू जी ने अतीत में गलती किया है तो भविष्य में हम भी करेंगे, इस नीति पे चलना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो उसका एग्जाम्पल देकर अपनी भावनाओं को प्रकट करने का काम किया तो गाली तो नहीं था। वो उसके उच्च को क्या महिलाओं का ये सम्मान है? इसी तरह से बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है? नहीं कि गालों का उदाहरण दे दिया तो कोई बुरा नहीं है। एक व्यक्ति को बीजेपी से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है तो बीजेपी से जोड़ने का जो नियत है वो ठीक नहीं है। आप उसको बदनाम करने की नियत से जोड़ रहे हैं। आप ये भी देखें कि 50% आबादी को, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आरक्षण देने का काम करके आगे लेने का काम किया। क्या ये सम्मान नहीं है? कभी कांग्रेस ने सोचा? आप अगर देखेंगे तो संगठन में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, 33% महिलाएं हमारी पदाधिकारी हैं और कोई पार्टी दी है, ये सम्मान नहीं है। चलिए, क्या एक दूसरे के बात को लेकर एक कोई अगर बोल दिया है, उस पर खेद भी उन्होंने प्रकट किया है, तो उसको अगर हवा बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए ऐसी सस्ती राजनीति करते करते सपा बसपा कांग्रेस गर्क में चली गई। ऐसी सस्ती सर मैं इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं भरे सभा में, भरे मंच में किसी का अपमान कर दूं और आकर अपने कमरे में बैठ करके मुगालता पाल लूं कि मुझसे गलती हो गई, मैं खेद प्रकट करता हूं, ये तो आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, ना कि आप घर में बैठ करके कमरे में स्टेटमेंट पास कर दीजिए। आप बताइए कि रमेश विधोड़ी के उस स्टेटमेंट का, खेद प्रकट करने का कितने लोगों ने संज्ञान लिया, जबकि उनके स्टेटमेंट को पूरे देश ने नोटिस किया जब उन्होंने मंच से प्रियंका गांधी के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। खैर, अल्पसंख्यक आप जो कह रहे हैं ना, आप बात तो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। आज तक से बड़ा चैनल नहीं कोई, आज तक चैनल पर रमेश विधोड़ी ने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है ये गलत है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। और मुझे लगता है कि ऐसी सस्ती लोकप्रियताओं से बाहर आकर मुद्दों की बात करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए, भ्रष्टाचार की बात करना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, माननीय योगी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त किया है, दंगा मुक्त किया है, दबंगई मुक्त किया है, परिवारवाद से मुक्त किया है, ये सराहनीय काम जनता देख रही है। इसीलिए दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी, देश में क्या अपराध नहीं हो रहा है? देश में क्या अपराध नहीं हो रहा है? पहले से देश में नहीं हो रहा है, पहले से हो रहे। आज हत्याएं हो रही हैं, जो गुंडे हैं, तमाम हत्याएं हो रही हैं, उन पे लगाम लगी है। जमीन की कब्जेदारी, धन वसूली, ठेकेदारी, जिस प्रकार से दबंगई उत्तर प्रदेश में चल रही थी, बाहर से लोग आने में डरते थे, यहाँ पर निवेश शून्य था, उसको शिखर पर ले जाने का काम माननीय योगी जी ने किया है। आज किसी दबंग की हिम्मत नहीं है कि किसी जमीन, गरीब की जमीन को कब्जा कर ले। चलिए, ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने लाया है। चलिए ठीक, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सुशासन के लिए ही लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, सरकारें चुनते हैं, और सरकारों का काम भी यही है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा देना। आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
आपके संगठन की और ख़ास करके जमाल सिद्दीकी साहब की उस वक्त क्या भूमिका रहती है जब संभल जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, अल्पसंख्यक इलाके में इस तरह की गोलीबारी होती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है और तमाम चीज़ें होती है, वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ विपक्ष की पार्टियाँ जाति का आरोप लगाती हैं। ऐसे मामलों में आपकी क्या जवाबदेही रहती है मुसलमानों के प्रति? देखिए, किसी के साथ जाति नहीं होगी, लेकिन किसी की जाति बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। अगर कोर्ट ने आदेश दिया था कि वहाँ पर सर्वे होगा, भारत संविधान से चलने वाला देश है, हम भारत के मुसलमान संविधान को मानते हैं और उसी का एग्जाम्पल दिया। संभल के मुसलमानों ने 2 बार सर्वे हुए, कुछ नहीं हुआ। ऐसी क्या बात होती है कि जुमा के बाद शनिचर को सर्वे होता है और वहाँ पे पत्थरबाजी शुरू होती है, वहाँ पर लोग जो है दंगा करते हैं। किसने उनको भड़काया, ये सोचने की बात है। कौन है जो संभल को बदनाम कर रहा है, कौन है जो वहाँ के अस्मिता को खराब कर रहा है? तो वहाँ के सांसद वर्ग जी हैं जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर सुकून पूर्वक कोई काम हो, इसीलिए जुमे के दिन उन्होंने भड़काने का काम किया। और वहाँ जब लोग सर्वे के लिए आए तो जो सरकारी अधिकारी थे, जो पुलिस वाले थे, उन पर पत्थरबाजी करने का काम किया। तो जब पत्थरबाजी करेंगे, दंगा करेंगे, तो पुलिस तो एक्शन लेगी। किसने कहा था कि आप पत्थर मारें? किसने कहा था आप दंगा करें? सर्वे ही हो रहा था ना, 10 लोग आए थे सर्वे करने। लेकिन ये जो लोग हैं, पुलिस की कार्यशैली, संभल में पुलिस की कार्यशैली पे बहुत सारे सवाल उठे, इस पर आपका क्या मानना है? आप मुझे बताएं। लोगों के स्पष्ट आरोप हैं कि वहाँ की पुलिसिया उत्पीड़न हुआ लोगों का, वहाँ पे पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है। लोग तो आरोप लगाएंगे, कोई अपनी गलती तो मानेगा नहीं। क्यों लोगों ने पत्थर उठाए? जो हमारे पुलिस वाले हैं उनके भी घर में परिवार है, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के बाप है। क्या उनकी जान नहीं है? आप उनको पत्थर मारोगे, वो हाथ बांध के खड़े रहेंगे? ये योगी बाबा की पुलिस है। ये गुंडों को उनकी जगह जरूर दिखाएगी और इस बात को उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना होगा। हमें गुंडई से बाहर आना होगा। हमें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए अच्छे काम के माध्यम से हमें काम में लगना पड़ेगा, तभी हम सुखी संपन्न रहेंगे। जब आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11वीं बार अजमेर शरीफ में चादर भेजा, ये 11वां साल चल रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का, तो विष्णु शंकर ने कहा कि यहाँ पे तो वो चादर आनी ही नहीं चाहिए, ये मुस्लिमों की दरगाह नहीं है, ये हमारे हिंदुओं का स्थान है। ऐसे समय में जो स्थिति बनी थी उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो शंकराचार्य जी वो भी नहीं है। मेरे नज़र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जो नेता हैं उनमें कोई बड़ा हिंदू नहीं है, नेताओं में। अब माननीय प्रधानमंत्री देश के अभिभावक हैं। माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के पालक हैं, उनके सेवक हैं, और उसको साबित भी करते हैं, क्योंकि पालक सबके साथ होता है। जब लोहड़ी होती है तो लोहड़ी भी जाते हैं, जब क्रिसमस होता है तो चर्च जाते हैं, जब चादर की बात आती है, उर्स की बात आती है तो चादर भेजते हैं। ये उनको सबको जोड़ने का उनका एक प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने चादर भेजकर जो संदेश एकता, ये परंपरा है, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बनता है अजमेर शरीफ में चादर भेजता है। मनमोहन सिंह जी जब अपने समय में रहे 10 साल प्रधानमंत्री, उन्होंने भी भेजा, उसके पहले भी जो रहे उन्होंने भी भेजा। ये परंपरा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, लोग अपनी आस्था की चादर लेके जाते हैं। अब मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, अखिलेश की आस्था नहीं है। एक प्रधानमंत्री की बात मैं कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ कि एक परंपरा के हिसाब से वो चादर भेज रहे थे। मैं आपके माध्यम से अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों की आस्था में तुम्हारी आस्था नहीं है? तुम मुसलमानों के पालक नहीं हो? क्योंकि तुम सिर्फ वोट चाहते हो, तुम ऐसा कोई संदेश देना चाहते हो। तुम विष्णु गुप्ता के साथ थे कि यहाँ झगड़ा बढ़ता रहे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री देश के साथ थे। जो न्याय था उसको किया उन्होंने, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस देश में संविधान है, अदालत है, सबको संविधान के माध्यम से अदालत में जाने का अधिकार है। अदालत सबको सुननी चाहिए, उसका भी अधिकार है।
अदालत अपना काम कर रही है। और आप ये क्यों भूल जाते हैं, इसी देश में जब आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी हुई थी तो 4 बजे अदालत खुला था। तो विष्णु गुप्ता तो हमारा नागरिक है, इस देश का नागरिक है। जो न्याय होगा कोर्ट अपना न्याय करेगी। प्रधानमंत्री ने अपना काम किया, देश के लोग अपना काम कर रहे हैं। हमें विचलित करके हमारे बीच में आग लगाने बड़ा ही जरूरी सवाल है जो उत्तर प्रदेश में ये लोगों को रोकना चाहिए। खास करके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मेरा ये सवाल है। लोग ऐसा कहते हैं, विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में या देश में अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और इसमें सबसे आगे रहते हैं बीजेपी पार्टी के नेता रहते हैं। ये लोगों का आरोप है, इसमें आपकी क्या सफाई है? देखिए क्या है, जाति हो रही है उसके साथ जो गुंडई करता था, जाति हो रही है उसके साथ जो जमीन की कब्जेदारी करता था, जाति हो रही है उसके साथ जो जमीन को हड़पता था, जाति हो रही है उसके साथ जो दंगा करवाता था, जाति हो रही है उसके साथ जो भ्रष्टाचारी करता था। हर वो इंसान जो देश के खिलाफ था, जो प्रदेश के खिलाफ था, जो उत्तर प्रदेश की जनता के खिलाफ था, जो यहाँ के भलाई के खिलाफ था, उसके साथ योगी जी जाति कर रहे और इस जाति का उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है। हर आदमी को देश के लिए काम करना होगा, एकता अखंडता के लिए काम करना होगा, उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए काम करना होगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो सख्त मास्टर की तरह, जिस तरह मास्टर छड़ी उठाता है क्योंकि उनका शिष्य आगे बढ़े, पढ़े लिखे और देश का अच्छा नागरिक बने, उसी प्रकार से जो छड़ी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने उठाया हुआ है, हम सब उनका स्वागत करते हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, आप भी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से संघ चालक मोहन भागवत जी नागपुर से, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात देख कर के उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय क्यों खोजना, मंदिरों को क्यों खोजना, और उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें आम हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर भी अब ये चीज़ें यहीं का अनुसरण करते हुए बाहर भी फैल रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? यही सारी चीज़ें तो मुसलमानों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं। ये वही बोल सकता है जो देश को प्रथम मानता है। माननीय आरएसएस के संचालक आदरणीय परम आदरणीय मोहन भागवत जी देश को प्रथम मानते हैं, इसलिए इस बात को बोला उन्होंने। तो हमारे बात को बीजेपी के नेता क्यों नहीं मानते? हमारे मुस्लिम भाइयों को भी ऐसे वक्तव्य आकर बाहर करने चाहिए। वो चीज़ें जो हमारे बीच में टकराव लाती हैं, बैठकर समझौता करके बातचीत के माध्यम से हल करके भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। लेकिन अफसोस है इस बात का, मैं मुसलमान होते हुए इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे जो धर्म गुरु हैं वो अपनी राजनीति के लिए आगे बढ़कर ऐसे कठोर शब्द बोलने काम नहीं कर रहे। वो मुंह दे के बात करते हैं कि कहीं उनका फैन फॉलोइंग तो कम नहीं हो जाएगा। तो ऐसे हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय मोहन भागवत जी आगे बढ़कर सख्त बात कहे हैं, ऐसे भी हमें आगे बढ़कर हमारे को भी उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें मिलने की आवश्यकता है, जो हमारे टकराव है उसको दूर करने की आवश्यकता है, जो कुछ विवाद है उसको बैठकर हल करने की आवश्यकता है, तभी देश मजबूत होगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।